हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस सीरीज को मैं लुसेंट जी के बुक से कवर कर रहा हूं, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। तो दोस्तों, मैं लुसेंट जी के बुक की हर वीडियो में हर टॉपिक की एक एक लाइन को कवर करूँगा, ताकि आपके हर एक लाइन के डाउट क्लियर हो सके, और साथ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अलग से बताऊँगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके भी डाउट क्लियर हो सके। और मेरे इस चैनल को जीके एजुकॉट को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बाकी बचे जितने भी सारे वीडियो हैं वो आपको टाइम पे मिल सके, और आप उन वीडियो को देख के आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम भारतीय बैंकों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था की इस सीरीज में 12th पार्ट में मैंने भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ाया था, जिसमें कुछ पार्ट शेष रह गया था कुछ, और उस पार्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी बचा हुआ। और हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो थी बैंकिंग शब्दावली से रिलेटेड, जिसमें हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR जैसी शब्दावली कवर की थी। और इस वीडियो में हम जो भारतीय बैंकों का इतिहास है वो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ यानी नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ यानी नाफेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना थी, इसकी जो शुरुआत थी 1958 ईस्वी को हुई थी। यह एक सरकारी संगठन है, एक सरकारी संस्था है, जिसका उद्देश्य कृषि से संबंधित है। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है, यानी ये नेशनल लेवल पर एक शीर्ष मतलब टॉप की सरकारी संस्था है। इसका मुख्य कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं को प्राप्त करना, उनका वितरण करना, निर्यात और आयात करना है। कृषि से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनका आयात निर्यात करना ही इस संस्था का मुख्य कार्य है। नाफेड ने मूल्य स्तर के स्थिरीकरण तथा बाजार में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नाफेड ने मूल्य स्तर के स्थिरीकरण के लिए, यानी मूल्य स्तर को स्थिरीकरण यानी कांस्टेंट रखने के लिए, एक जैसा रखने के लिए, तथा बाजार में उत्पादकों तथा उत्पादकों मतलब जो कृषि का उत्पादन करते हैं, और उपभोक्ताएं कौन से हो गए, कस्टमर को उपभोक्ता बोल दिया जाता है। जो कृषि से जो उत्पाद पैदा होते हैं, उत्पाद जो तैयार किए जाते हैं, उनका कंज्यूम करने वाले उपभोक्ता यानी कस्टमर, दोनों के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यानी दोनों को ये बैलेंस करके चलता है, उत्पादक को भी और उपभोक्ता को भी, ताकि किसी भी वस्तु की ना तो ज़्यादा कमी हो ना उसका ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो। तो नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। NCDC क्या है? NCDC की फुल फॉर्म होती है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एक सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। इसकी भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी होगी कि ट्राइफेड की फुल फॉर्म होती है ट्राइबल मीन्स जनजातीय, ट्राइबल डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। आगे बढ़ने से पहले हम राइट साइड में महिला बैंक के बारे में बताया गया, जिसको हम कवर कर लेते हैं कि महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक भारत का प्रथम पूर्ण रूप से महिलाओं का बैंक है। तो महिला बैंक जो है पूरी तरह से महिलाओं के लिए बैंक ओपन किया गया था। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2013 को 1000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ की गई थी। जब इसकी शुरुआत हुई तो इसकी जो कैपिटल थी वो थी 1000 करोड़ रुपए, और 19 नवंबर 2013 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? ताकि भारत के अंदर महिलाओं का विकास हो सके। इसका उद्घाटन संयुक्त रूप से 19 नवंबर 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं सोनिया गांधी ने किया था। 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्होंने ही इस बैंक का उद्घाटन किया था। उषा अनंत सुब्रमण्यम को महिला बैंक की प्रथम प्रबंध निदेशक नियुक्त की गई थी। जो इसकी मैनेजर थी, जो इसकी फर्स्ट मैनेजर थी, वो कौन थी? उषा अनंत सुब्रमण्यम। इसका कॉरपोरेट कार्यालय नेहरू प्लेस नई दिल्ली के IFCI टावर में है। तो इसका ये एड्रेस है
जहाँ पे इसका मेन हेड ऑफिस है। तो मेन हेड ऑफिस इसका कहाँ पे है, किस सिटी में है, नई दिल्ली में। यह पहला सार्वजनिक बैंक है जो संसद के अधिनियम के द्वारा समामेलित किया गया है। यानी ये बैंक जो है संसद के द्वारा बिल पारित करके इस बैंक की स्थापना की गई है। 21 मई 2014 को भारतीय महिला बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची 1934 में शामिल करने की अधिसूचना की घोषणा की गई। यानी भारत के अंदर जितने भी सार्वजनिक बैंक होते हैं, जितने वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक होते हैं, सब आरबीआई एक्ट की सेकंड शेड्यूल यानी दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं। ये अनुसूची कब बनाई गई थी, 1934 ईस्वी में। तो जो बैंक्स इस सूची में दिए गए इंस्ट्रक्शन, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उनको अपनाते हैं, तो उनको अनुसूचित बैंक बोला जाता है। और भारतीय महिला बैंक जो कि 2013 में स्थापित हुआ था, उसको 2014 में अनुसूचित बैंकों की लिस्ट में शामिल किया गया था। भारतीय महिला बैंक को अनुसूची में शामिल किए जाने के साथ ही भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या कितनी हो गई थी, 90 हो गई थी। अभी तो इसकी संख्या कम हो चुकी है क्योंकि बहुत सारे बैंक आपस में मर्ज हो चुके हैं और भारतीय महिला बैंक को भी अभी खत्म कर दिया गया है, जिसको एसबीआई के अंदर मर्ज किया जा चुका है, यानी उसमें उसका विलय किया जा चुका है। इसकी 5 शाखाएं शीघ्र ही मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद व गुवाहाटी में काम करना शुरू करेगी। कहने का मतलब है कि जिस टाइम ये बैंक बन के तैयार हुआ था, उस टाइम पे इसकी जो 5 ब्रांचेज थी, उसको कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और गुवाहाटी में खोलने का प्लान था। लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है कि महिला बैंक का 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया, उसमें उसको मिला दिया गया। अब महिला बैंक बंद हो चुका है। तो आगे कवर कर लेते हैं कि माइक्रो फाइनेंस की बढ़ती हुई मांग एवं उपयोगिता को देखते हुए इसके विनियमित विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड NABARD, जिसकी फुल फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है कि छोटे छोटे फाइनेंस जो किए जाते हैं, छोटे छोटे जो लोन जो दिए जाते हैं, उनकी मांग को देखते हुए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसको नियामक निकाय बनाने का सरकार का विचार है। नियामक निकाय का मतलब है कि एक रेगुलेटरी संस्था बनाया जाए। नियामक निकाय क्या होते हैं, जैसे कि आरबीआई होता है जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, वैसे छोटे छोटे फाइनेंस जो करती है कंपनियां, उसको कंट्रोल करने के लिए नाबार्ड को नियामक निकाय बनाने का विचार है सरकार का। इसके लिए द माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2007 लोकसभा में 20 मार्च 2007 को प्रस्तुत किया गया था। तो नाबार्ड को नियामक निकाय बनाने के लिए एक बिल पारित किया गया था, संसद में प्रस्तुत किया गया था 2007 ईस्वी में। उसका नाम था द माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर बिल। इस विधेयक में माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड नाम से एक कोष के सृजन का प्रावधान है। यानी इसमें कोष की भी व्यवस्था की गई है ताकि उसमें फंड इकट्ठा किया जा सके। विधेयक के अधिनियमित होने पर माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली सभी संस्थाओं के लिए नाबार्ड के पास पंजीयन कराना अनिवार्य हो जाएगा तथा इसकी अनुमति के बिना ग्राहकों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। यानी जब ये नियामक संस्था बन जाएगी, तब जितने भी छोटे मोटे माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे मोटे जो लोन देती है, जो भी कंपनियां छोटे मोटे लोन देती है, उन सबको इसके पास पंजीकृत कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके रजिस्ट्रेशन के बिना वे बैंक, उस तरह की संस्थाएं कोई भी लोन नहीं दे सकती। पंजीयन के लिए संबंधित संस्था के पास अपने स्वयं की न्यूनतम राशि 5 लाख होना अनिवार्य किया गया है। जो संस्था है, जो छोटी छोटी संस्था है, जो छोटे मोटे लोन देती है, उसकी खुद की जो राशि है, उसकी जो कैपिटल 5 लाख होनी जरूरी है। विधेयक में किए गए प्रावधानों में 50,000 रुपये तक राशि उधार देने यानी कि आवास ऋण के मामले में 1.5 लाख रुपये तक को माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। तो इसमें माइक्रो फाइनेंस की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि जो कंपनियां, जो छोटी छोटी कंपनियां, जो छोटी छोटी संस्थाएं जो लोन देती है, वो कम से कम 50,000 रुपये तक लोन देती है। और आवास ऋण के लिए, यानी आवास ऋण के लिए मतलब घर बनाने के लिए, वो ज़्यादा ज़्यादा 1.5 लाख रुपये तक का लोन दे सकती है। इस तरह के जो लोन कंपनियां प्रोवाइड करती है उसको माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बोला जाता है। और इस तरह के लोन को माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। भूमि विकास बैंक मूलतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक एक प्रकार का बैंक है जो लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। भूमि विकास बैंक का आरंभ भूमि बंधक बैंक के रूप में 1919 में हुआ था। तो भूमि बंधक बैंक इसको पहले बोला जाता था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
की स्थापना 1 फरवरी 1964 को की गई और इसने अपना कार्य 1 जुलाई 1966 से शुरू किया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसको आईडीबीआई बोला जाता है यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1 फरवरी 1964 को, और 1966 से उसने अपना कार्य करना शुरू किया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी आरबीआई, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से 20 मार्च 1985 में की गई थी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पुनर्निर्माण यानी कि ऐसे संस्थाएं, ऐसे उद्योग या ऐसी कंपनियां, फैक्ट्रियां या ऐसी इकाइयां जो बहुत डाउन हो चुकी है, उसके पुनर्निर्माण के लिए, ताकि वो फिर से प्रगति कर सके, विकास कर सके, उसके उद्देश्य से आरबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी? 20 मार्च 1985 ईस्वी में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी 1964 ईस्वी को संसदीय अधिनियम से स्थापित किया गया था। भारतीय यूनियन ट्रस्ट यानी यूटीआई बैंक, जिसको बोला जाता है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी और इसको संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय यूनियन ट्रस्ट अब अपने परिवर्तित स्वरूप में निजी क्षेत्र की कंपनी हो गया है। यानी पहले यह सरकारी संस्था थी, जो अब निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी बन चुकी है। 2001 में यूएस 64 के धाराशाही होने के पश्चात यूटीआई का विभाजन 2 अलग अलग कंपनियां यानी यूटीआई 1, यूटीआई 2 में कर दिया गया था। यूएस 64 क्या है? एक प्रकार की स्कीम थी जो यूटीआई बैंक जो लेकर आया था, ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। लेकिन ये स्कीम जो है, ये जो स्कीम थी, ये बुरी तरह फेल हुई थी, जिससे यूटीआई बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तब उसका भारतीय सरकार ने विभाजन किया था और इसको यूटीआई 1 और यूटीआई 2 में इसका विभाजन कर दिया गया था। यूटीआई के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य, नैव यानी नेट असेट वैल्यू इसको बोला जाता है। ये क्या होता है? जैसे कि पहले मैं ये बता देता हूँ, नेट असेट वैल्यू होती क्या है, यानी शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य, ये होता क्या है? जैसे हम म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो ये एक प्रकार का निवेश होता है जिसमें लोग पैसा डालते हैं और उसके पैसा डालने के बदले में उनको कुछ यूनिट अलॉट कर दी जाती है। उसको ही नैव यानी एनएवी, नेट एसेट वैल्यू बोला जाता है, जिसको बाद में इन्वेस्टर बेच के अपना पैसा निकाल सकता है। तो यूटीआई के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य एनएवी आधारित सभी योजनाओं को यूटीआई 2 के अधीन रखा गया था। यूटीआई सेकंड जो कंपनी थी, उसके अधीन नैव म्यूचुअल फंड को रखा गया था तथा इसकी परिसंपत्तियों का परिचालन का अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया था। यानी इसकी परिसंपत्तियां, मतलब जो भी इन्वेस्ट किया गया है, उसका जो रख रखाव है, उसका जो परिचालन कौन करेगा? भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको एलआईसी बोला जाता है, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया है। इन चारों ने सरकार को पूरा मूल्य चुकाकर यूटीआई 2 यानी यूटीआई एएमसी, उसका नाम बदल दिया गया, के प्रबंधन के साथ साथ इसका स्वामित्व भी हासिल कर लिया है। यानी इन चारों संस्थाओं ने मिलकर सरकार से पूरी तरह से यूटीआई 2 को खरीद लिया है, जो यूटीआई की एक संस्था है, और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? यूटीआई एएमसी। एएमसी मीन्स असेट मैनेजमेंट कंपनी। यूटीआई एएमसी, यूटीआई म्यूचुअल फंड में इन चारों की हिस्सेदारी 25% है। यानी चारों बैंकों का जो इसके पास, इन चारों संस्थाओं का, एलआईसी का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, इन चारों का 25% की हिस्सेदारी है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। अब यहाँ पे एलआईसी की बात हो रही है, उसका जो मुख्यालय है, उसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। इस समय इसके 7 जोनल कार्यालय तथा 100 क्षेत्रीय कार्यालय है। तो इसके 7 जोनल कार्यालय मतलब 7 इसके जोन ऑफिस है और 100 क्षेत्रीय कार्यालय यानी 100 इसके रीजनल ऑफिस है। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। और दिसंबर 2011 में एलआईसी की चुकता पूंजी 5 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। एलआईसी की चुकता पूंजी को कितना बढ़ा दिया गया? 5 करोड़ से 100 करोड़ रुपये। भारतीय साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम में क्या डिफरेंस है? भारतीय जीवन बीमा निगम इंश्योरेंस करती है लाइफ का, लाइफ से रिलेटेड या हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जैसे बीमा भारतीय जीवन बीमा एलआईसी करती है। लेकिन जीआईसी में जनरल इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि गाड़ियों का इंश्योरेंस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस और इस तरह के कोई भी इंश्योरेंस
साधारण बीमा कहलाते हैं, यानी जनरल इंश्योरेंस कहलाते हैं। और इसका जो सरकारी जो निगम है वो है भारतीय साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा आता है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरडा। इरडा RIDA, ये इसकी फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। और इरडा का नाम आपने सुना होगा कि ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है यानी ऐसी विनियामक संस्था है जो कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करते हैं? जितनी भी भारत के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज है जो इंश्योरेंस देती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर जनरल इंश्योरेंस है, इस तरह के इंश्योरेंस देने वाली जितनी भी कंपनी है सबका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? इरडा के हाथ में। और इस इरडा का मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। 17 मार्च 1997 ईस्वी में को सरकार ने कंपनी अधिनियम सन 1956 ईस्वी के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना की। कंपनी अधिनियम 1956 क्या होता है कि यह एक अधिनियम है, ये एक एक्ट है, कानून है जो कि 1956 में लागू हुआ था। और ये किसके लिए बनाया गया था? कानून कंपनीज के लिए, जो भी भारत के अंदर कंपनी जो खोली जाती है, जिनकी स्थापना की जाती है, वो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत उनको रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकृत करना होता है। उसके उसमें लिखे हुए रूल और रेगुलेशन उसको फॉलो करने होते हैं उन कंपनियों को। जो तो इस अधिनियम के तहत भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना की गई थी 1997 ईस्वी में। और वर्तमान में इसकी अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए तथा मुख्यालय इसका कहाँ पे है? कोलकाता में। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रमुख वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं क्या होती है? वित्तीय संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती है जो लोगों को ऋण उधार देती है, उनको लोन प्रोवाइड करती है। तो इसमें कुछ लिस्ट दी हुई है प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की और साथ के साथ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं, उसको हम कवर कर लेते हैं। फर्स्ट है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, ये 3 बैंकों से मिलकर बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये मैं पहले अपनी वीडियो में कवर कर चुका हूँ। जो हमारे भारतीय बैंकों का इतिहास के बारे में जाना था, उसमें 3 बैंक थे जिनको मर्ज करके आपस में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और वो 3 बैंक क्या थे वे आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। और बाद में इसको भारतीय स्टेट बैंक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। दूसरा हमारा आ जाता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक निगम, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी में, यानी इंडियन इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। तो नेक्स्ट हमारा जाता है भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस व इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा जाता है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। और पहले इसको क्या बोला जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भारतीय यूनियन ट्रस्ट यानी UTI, जिसका मुख्यालय यानी हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में। और 1 फरवरी 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, तो इस बैंक की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, जो यानी इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, जो हमने लास्ट में कवर किया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1985 ईस्वी में। उसके बाद आ जाता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसको SIDBI भी बोल दिया जाता है, SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो मुख्यालय, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और अप्रैल 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आ जाता है भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी EXIM बैंक, इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। और यह बैंक निर्यात और आयात के लिए कंपनीज को ऋण उपलब्ध कराता है। और 1 जनवरी 1982 ईस्वी में इस बैंक की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक, जुलाई 1988 ईस्वी में इस बैंक की स्थापना की गई थी। आवास के लिए ऋण उपलब्ध कराना इस बैंक का मुख्य उद्देश्य था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में ग्रामीणों के विकास के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC, उसकी स्थापना कब की गई थी? सितंबर 1956 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट हमारा जाता है भारतीय साधारण बीमा निगम यानी GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1972 ईस्वी में। और लास्ट हमारा जाता है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड भी बोला जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं भारतीय वित्त व्यवस्था से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जिनको हम कवर कर लेते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत के अंदर जो वित्तीय वर्ष है
फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक ये चलता है। तो नेक्स्ट हमारा 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय भारतीय सरकार करती है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। 1 रुपये के छोड़ के बाकी जितने भी नोट्स हैं उन सब नोटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन करता है? आरबीआई बैंक। और 1 रुपये का नोट या 1 रुपये के सिक्के का निर्गमन यानी डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? वित्त मंत्रालय, हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरीट। और बाकी के जितने भी नोट्स हैं सब पे साइन किसके होते हैं? हमारे गवर्नर ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। 1 रुपये के नोट पर भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए कपास एवं कपास के लत्ते का उपयोग छपाई सामग्री के रूप में किया जाता है। भारतीय मुद्रा के जो नोट्स है, चाहे वे 5 रुपये से लेके 2,000 रुपये तक के जितने भी नोट्स हैं, उनकी जो छपाई है किस कपड़े पे की जाती है? कपास एवं कपास के लत्ते का उसमें उपयोग किया जाता है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों के शाखा विस्तार का नियमन, व्यापार समापन का नियमन करती है। आरबीआई जो है व्यापारिक बैंक जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक है सबका नियमन, सब पे कंट्रोल किसका होता है? आरबीआई बैंक का। इसके अलावा आरबीआई व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को मार्जिन बढ़ाकर नियंत्रित कर सकता है। यानी कोई बैंक कितना लोन दे सकता है और कितना उसके पास पैसा और वो किस हिसाब से लोन देता है, उसको साख सृजन क्षमता बोला जाता है। और इसको भी कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। कोई भी बैंक अपनी किसी शाखा का हस्तांतरण बिना आरबीआई की अनुमति के नहीं कर सकता। यानी कोई भी बैंक है उसकी जो ब्रांच है, एक एरिया में ब्रांच है और दूसरे एरिया में अगर वो शिफ्ट करना चाहता है तो उसको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े आरबीआई द्वारा एकत्रित तथा प्रकाशित होते हैं। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित, भारत जो विदेशी व्यापार करता है उसके जितने भी आंकड़े हैं, उसके स्टैटिस्टिक्स है, वे सब कौन पब्लिश करता है? आरबीआई बैंक। आरबीआई तरलता प्रबंधन के अंतर्गत मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए रिपो तथा रिवर्स रिपो की दर में कमी करता है तथा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए दोनों दरों में वृद्धि करता है जिससे तरलता में कमी आ जाए। तरलता प्रबंधन क्या होता है? ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि तरलता प्रबंधन को आरबीआई कंट्रोल करता है और ये 2 तरीके से कंट्रोल करता है। इसके 2 मेथड है जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तरलता प्रबंधन में क्या होता है कि जब बाजार के अंदर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी आ जाती है, मंदी का मतलब हर वस्तुओं की कीमतें गिर जाती है, तब आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है जिससे बाजार में पैसों की सप्लाई ज़्यादा हो सके, जिससे फिर मंदी को ख़त्म किया जा सके। उसी तरीके से जब बाजार के अंदर महंगाई आ जाती है, जिसको स्फीति भी बोला जाता है, मुद्रास्फीति भी उसको बोला जाता है, इन्फ्लेशन उसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है। जब महंगाई आ जाती है तो उसमें आरबीआई क्या करता है? इन दोनों रेटों को किसको? रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को, दोनों की जो रेट जो होती है, उनकी जो दर जो होती है उसमें वृद्धि कर देता है, उसको आरबीआई बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि बाजार के अंदर पैसों की सप्लाई कम हो जाती है और महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इससे इस तरह आरबीआई महंगाई और मंदी दोनों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया है। दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम जिसको बोला जाता है, इसमें क्या है कि हमारी मुद्रा जो तैयार की जाती है उसको पहले नया पैसा बोला जाता था। 1957 से पहले उसको नया पैसा बोला जाता था और 1957 से उसमें से नया को हटा के उसको सिर्फ अब क्या बोला जाता है? पैसा। तो नया पैसा को 1957 से पैसा बोला जाता है। 1 जुलाई 2011 से देश में 25 पैसे व इससे कम मूल्य के सभी सिक्के प्रचलन में औपचारिक रूप से अमान्य हो गए हैं। यानी कि 2001 से 25 पैसे के सिक्के बंद कर दिए गए हैं, बंद हो चुके हैं और इनका प्रचलन भी बाजार से बंद किया जा चुका है। लेकिन 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 10 रुपये के सिक्के अभी भी प्रचलन में है। लेकिन 50 पैसे के सिक्के जो है वो बाजार के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते, दुकानदार उसको लेने से मना कर देते हैं, लेकिन वे भी अभी भी प्रचलन में है। तो ये हमारा आज का जो वीडियो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट जो वीडियो पढ़ेंगे हम हमारी जो मुद्रा है, हमारी जो करेंसी है, हमारे जो नोट्स है वो कैसे बनते हैं, कहाँ पे उनकी छपाई होती है, कितनी मात्रा में उनको छापा जाता है और किसकी जिम्मेदारी होती है, वो सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है या किसी तरह का क्वेश्चन है या कोई बात आपके समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, और खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तैयारी करिए ताकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम को जल्दी क्लियर कर सके और एक अच्छी सी नौकरी आपको मिल सके। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।